देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, आरोह बुक में जो गद्यांश हैं, आरोह में जो गद्यांश हैं उसमें देखिएगा, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे हो गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का आता है पहलवान की ढोलक। तो ये लेसन जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। तो इनका जन्म जो था, इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में औराही हिंगना बिहार में हुआ था। 4 मार्च इनका जन्म, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को बिहार में हुआ था। इनकी बिहार में हुआ था। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन जो था अनेक उतार चढ़ावों और संघर्षों में व्यतीत हुआ। उतार चढ़ाव मतलब कभी ऊपर उच्च पद प्राप्त कर लिया, कभी ऊंचे हो गए और कभी नीचे का हो गए, तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। मतलब उनका जीवन जो था उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी आपने सक्रिय भागीदारी की। उनकी ये भागीदारी एक ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रही और दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक थी, तो सन 1954 ईस्वी में इनका सबसे ज़्यादा जो चर्चित उपन्यास था, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा हुआ है मैला आंचल। क्लास 12th में ये बहुत पूछा जाता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल जो था प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। मतलब विचार विमर्श जो था, जब मैला आंचल प्रकाशित हुआ उसी के बाद में मैला आंचल जो था प्रारंभ हो गया। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र बनाया। लोकगीत, लोकोक्तियाँ, लोक भाषा, लोक नायक की इस अवधारणा में अनगढ़ रूप में आता है। तो कहते हैं इस मतलब जो लोक भाषा है, लोक नायक की इस अवधारणा है, लोकगीत हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनको ये सब जो भारी भरकम चीज़ें हैं, एक नायक की जगह मतलब एक नायक की जगह अंचल को ही नायक इन्होंने बना डाला। मतलब ये जो भारी जो चीज़ें होती हैं, क्या, जैसे लोकगीत हुए, लोकोक्तियाँ हुई, लोक संस्कृति हुई, लोक भाषा हुई, लोक नायक हुए, तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक जहाँ पर नायक को लाना चाहिए था, उन्होंने लोक नायक की जगह पर अंचल को ला दिया। लोक अंचल को ही नायक इन्होंने बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में आता है, इसलिए उनका ये अंचल एक तरफ हास्य, एक तरफ कैसा है, सच और श्यामल है, तो दूसरी तरफ हो गया धूप से भरा हुआ। कहते हैं मैला आंचल, मैला मीन्स गंदा आंचल। तो एक तरफ तो सच श्यामल है, साफ सुथरा है, और दूसरी तरफ कैसा है, दूसरी तरफ उनका आंचल जो है मैला है, दूसरी तरफ उनका आंचल मैला है। तो रेणु जी ने अपनी रचनाओं में आंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान बहुत खींचा। अब इनकी आती हैं प्रमुख रचनाएं। तो उन प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले लिखा जाता है मैला आंचल, कितने चौराहे, ठुमरी अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, नेपाली आत्मकथा। देखिए, पहले इनकी रचनाएं मैला आंचल, कितने चौराहे उपन्यास है, ठीक है ना, उपन्यास है कितने चौराहे,
और टुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक एवं श्रावणी दोपहरी की धूप है कहानी संग्रह है। और उसके बाद में एक नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है तथा रेणु रत्नावली 5 खंडों में समग्र है, 5 खंडों में बटा हुआ है, मतलब 5 खंड हैं उसके, 5 खंडों में बना हुआ है। इनका निधन जो था, इनका निधन 11 अप्रैल सन 1970 ईस्वी में पटना में हो गया 1977, और 1921 में इनका जन्म हुआ और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को बिहार में इनका जन्म हुआ था और 11 अप्रैल सन 1970 ईस्वी में पटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनका सबसे पहला उपन्यास है मैला आंचल। कहते हैं एक मैला आंचल में एक ओर सस्य श्यामला मतलब प्रतीत होता है और दूसरी ओर कैसा प्रतीत होता है, दूसरी ओर ये धूल से भरा हुआ जो होता है, धूल से भरा हुआ दिखाई देता है, धूल से भरा हुआ है। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जो है, फणीश्वरनाथ रेणु का मतलब जीवन परिचय है, फणीश्वरनाथ रेणु। तो सबसे पहले इनका पहला उपन्यास है मैला आंचल। अब देखिए जो ये लिखा हुआ है पहलवान की जो ढोलक है, तो इसमें ये इनकी फणीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी है और ये कहानी जो है कथाकार की समस्त विशेषताओं को अभिव्यक्त करती है। कहानीकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु की समस्त विशेषताओं को अभिव्यक्त करती है। रेणु के लेखनी में अपने गांव, अंचल, संस्कृति को सजीव रखने की अद्भुत इनमें क्षमता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हर एक पात्र जो है वास्तविक जीवन जी रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हर व्यक्ति, मतलब उनकी जो कहानी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हर व्यक्ति जो है अपने जीवन की कहानी, जीवन की कहानी जी रहा हो या अपने वास्तविक जीवन की कहानी वह जी रहा हो। पात्रों का और परिवेश का इतना सच्चा चित्रण, इतना मतलब बिल्कुल रियलिटी में दिखाया, वास्तविक रूप से दिखा दिया गया, तो ये अत्यंत ही दुर्लभ है। रेणु जैसे कुछ गिने हुए कथाकार हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया और अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य जो होता है दुर्लभ होता है। मतलब ढोलक जब बजती है तो ढोलक की आवाज़ कभी तेज होती है और कभी होती है धीरे, होती है ना। तो ढोलक की उठती और गिरती आवाज़ का सामंजस्य इन्होंने किससे बिठा दिया है कि पहलवान के क्रियाकलापों से मतलब मिलाया है, तो ऐसा सामंजस्य जो है बहुत ही दुर्लभ दिखाई देता है। इन विशेषताओं के साथ ही रेणु की ये कहानी जो है व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की ये कहानी भी है। राजा साहब की जगह एक नए राजकुमार का आकर के जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि जर्मनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का ये प्रतीक है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। लोग आज इंडिया करने लग गए। भारत जो अपनी हिंदी भाषा है उसमें भूल गए हैं, भारत नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडिया। तो जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठा करके पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवन ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत के लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहते हैं जो पहलवान जो होता है, पहलवान की जब ढोलक बजाता है तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोगों में जीने की शक्ति दे देता है, जिजीविषा शक्ति प्रदान करता है। देखिए अब आता है पहलवान की ढोलक। देखिए पहलवान की ढोलक क्या है? देखिए जाड़े के दिन थे, कहते हैं जाड़े के दिन थे, अमावस्या की रात बड़ी थी और काली थी। अमावस्या की रात जो थी बहुत ही ठंडी थी और
बहुत ही काली थी। अमावस में क्या होता है, अमावस में रात एकदम से काली हो जाती है अमावस्या को। तो ठंडी भी रात थी और एकदम से काली भी थी। और मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। मलेरिया और हैजा 2 बीमारियां हो गई थी और सर्दी के दिन थे, तो उससे क्या था, सारा गांव जो था थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता, मतलब एक अंधेरा और बिल्कुल एकदम से, मतलब अंधेरा और एकदम बिल्कुल एकांत, निस्तब्धता मतलब बिल्कुल एकांत जीवन, कहीं किसी भी जगह से कोई भी आवाज़ नहीं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात जो थी क्या कर रही थी, चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करोड़ सिसकियों और आहों का बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता हो तो उसकी ज्योति और शक्ति में ही शेष हो जाती। देखिए लिखा है ना, अंधेरी रात जो थी, एक मिनट, अंधेरी रात आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करोड़ सिसकियाँ और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे और पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता था तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा उसकी असफलता पर खिलखिला करके हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन, सियार जो लोग होते हैं, सियारों का क्रंदन मतलब होता है सियारों का रोना। सियारों का क्रंदन और पंचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों में कराहने से और कै करने की आवाज़, कै मतलब होता है उल्टी करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्भर कंठों से माँ माँ पुकार करके रो पड़ते थे। इससे रात की निश्चितता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। तो कहते हैं, देखिए आगे, जैसे ये हो गया, निश्चितता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष वृत्ति होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या को या गंभीर रात्रि को सब मिल करके एक साथ रोया करते थे। तो इसमें वो कहते हैं कि पाठ और लेखक का नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु लेखक का नाम है और पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। अंधेरी रात को आंसू बहाते क्यों दिखाया गया है। देखिए, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, अंधेरी रात को आंसू बहाते हुए क्यों दिखाया गया है। तो कहते हैं कि गांव में मलेरिया और हैजा जो था, बीमारी फैली हुई थी, गांव में मलेरिया भी था और हैजा भी फैला हुआ था। महामारी की चपेट में आकर के लोग रोज मर रहे थे। चारों ओर मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। इसीलिए जो थी अंधेरी रात चुपचाप से आंसू बहा रही थी। क्या मतलब, जाड़े के दिन थे, ठीक है ना, अमावस्या की रात थी और गांव में चारों तरफ हैजा और मलेरिया फैला हुआ था। और मलेरिया फैला था, लोग जो थे दिन पर दिन मौत के घाट उतरे जा रहे थे। मतलब अंधेरी रात थी, मतलब लोग जो थे रोज ही मर रहे थे, चारों ओर सन्नाटा था, इसलिए अंधेरी रात जो थी आंसू बहा रही थी। लेखक ने प्रकृति को किस प्रकार से दुखी बताया है।
किस प्रकार से दुखी बताया है। देखिए किस प्रकार से दुखी बताया, देखो हम बताते हैं आपको। कहते हैं कि लेखक ने प्रकृति को गांववासियों के दुख में, जो गांववासी बहुत दुखी हैं, गांववासियों के दुख में लेखक ने प्रकृति को भी बहुत दुखी बताया है। अंधेरी रात मानो सहानुभूति में आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात अंधेरी थी, लेकिन सर्दी के दिन थे, जो ओस की बूंदें जो गिरती हैं उससे प्रतीत होता है। तो जैसे सन्नाटा तो था, सृष्टियों को अंदर ही अंदर पी रहा था। प्रकाश विलीन हो गया था। कोई तारा भावुक होकर यदि कोई टूट जाता, परंतु धरती पर पहुंचने से पहले ही वो विलीन हो जाता था। धरती पर पहुंचने से पहले ही वो विलीन हो जाता था। सियार और पंचक भी भयभीत होकर के डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे, और कुत्ते जो थे क्या कर रहे थे, सामूहिक रूप से पड़े पड़े रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। मतलब लेखक ने प्रकृति को किस प्रकार से दुखी बताया। मतलब प्रकृति जो है किस प्रकार से दुखी थी। कहते हैं लेखक ने प्रकृति को गांववासियों के दुख में बहुत ही दुखी बताया है। अंधेरी, ऐसा प्रतीत होता था मानो अंधेरी रात जो थी सहानुभूति के मारे आंखों से आंसू बहा रही थी, और सन्नाटा जो था सृष्टियों को अंदर ही अंदर पिए जा रहा था। प्रकाश जो था विलीन हो गया था। यदि कोई तारा भावुक होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता तो पहुंचने से पहले ही वो विलीन हो जाता था। मतलब यदि कोई तारा भावुक होकर के पृथ्वी पर गिर जाता तो वो विलीन हो जाता था। और सियार और पंचक, देखिए सियार और पंचक जो थे दोनों, सियार और पंचक जो थे दोनों भयभीत होकर डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। और कुत्ता जो क्या करता था, कुत्ता रात के सन्नाटे में कुत्ते रात के सन्नाटे में पड़े पड़े रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। कहता कुत्तों में भी परिस्थिति को ताड़ने की विशेष वृद्धि होती है। कुत्ता भी इस बात को ताड़ लेता है। तो और गंभीर राज्य को सब मिल करके एक साथ रोया करते थे। ठीक, तो कहते हैं पशुओं की आवाज़ें डरावनी क्यों थी। पशुओं की आवाज़ें डरावनी क्यों हो गई थी। पशुओं की आवाज़ें कहते हैं सियार की चीख सुनकर के, पंचक की डरावनी आवाज़ें सुनकर के, रोगियों के कराहने की आवाज़ें सुनकर के, और बच्चों का रोना सुनकर के, माँ माँ कह कर के रात की चुप्पी, ये सब लोग जो थे रात की जो चुप्पी थी उसको भंग कर देते थे। सब महामारी के दुख से, सब जो महामारी फैली हुई थी, हैजा और मलेरिया जो फैला हुआ था, सब उसके दुख में होकर के विलाप किया करते थे। सब उनके दुख में दुख से मतलब व्याकुल होकर के विलाप किया करते थे। ठीक है, अब देखिए कुत्ते में क्या विशेषता होती है, वे गहरी रात में क्यों रोते थे। कहते हैं कुत्ते में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। कुत्ते में लिखे ना, कुत्तों में क्या विशेषता होती है। कहते हैं कुत्तों में एक विशेष प्रकार की एक अद्भुत शक्ति होती है, जो महामारी के दौरान जान लेते हैं कि इस महामारी के चपेट में आकर के लोग रोज मर रहे हैं। इस कारण वे कुत्ते जो थे बहुत उदास थे, और घनी अंधेरी रात में मन मार करके दुबके रहते थे, और क्या करते थे, वो इकट्ठे मिल करके रोया करते थे। लिखा है कुत्ते में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वो ये समझ रहे थे, वो इस बात को जानते थे कि चारों तरफ महामारी है जा फैला हुआ है, और इससे जो लोग जो हैं रोज़ ही मर रहे हैं। लोग एक न एक रोज़ 8-6 लोग रोज़ मरे जा रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करते थे, रात के अंधेरे में जा कर के बैठ करके एक साथ दुबक करके बैठे रहते थे, और साथ में और क्या करते थे, वो रोते रहते थे, और दुबक कर बैठे रहते थे, और एक साथ मिल करके एक ध्वनि के साथ में वो रोते रहते थे। अब देखिए कुत्तों में क्या विशेषता होती है, वे गहरी रात में क्यों रोते हैं। यही तो लिखा है, अंधेरी रात में दुबके रहते हैं, और इकट्ठे मिल करके वे रोते हैं। इकट्ठे मिल करके वे लोग रोते हैं। ठीक, देखिए रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है, और उनकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती है।
ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। मतलब अपनी भी रात जो थी अपनी भीषण उसी प्रकार से चलती रहती और इस भीषणता को तार ठोक करके मतलब जब पहलवान की ढोलक बजती है, ताल बजता है, तो उसको क्या करती, उसको ललकारती रहती पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर के प्रातः काल तक, संध्या काल से लेकर के प्रातः काल तक एक ही गति में वो बजती रहती। चट धा गिड़ गिड़, चटा गिड़ धा, यानी आजा आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटक चटाचक, चटाक चक चक, यानी उठकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी कि मतलब उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज़ जो थे पूरे गांव में गूंजती रहती थी और जीने का, जागृत होने का उन्हें संदेश देती रहती थी। ठीक है। लुट्टन सिंह पहलवान का नाम क्या था? लुट्टन सिंह। वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया मतलब पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग उसको जानते हैं। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। मतलब होल जिला मतलब पूरे होल इंडिया जो वो कहता है, तो होल इंडिया के की सीमा जो कैसी है, होल इंडिया की सीमा जो उसके हिसाब से सीमा जो है एक ज़िले के ही बराबर होती है। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य भरते थे। जो ज़िले में वो लोग रहते थे वो उसके नाम से बहुत प्रचलित थे, पहलवान ढोलक के नाम से। और पहलवान का नाम क्या था? लुट्टन सिंह। पहलवान का नाम था लुट्टन सिंह। ठीक, पहलवान का नाम था लुट्टन सिंह। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। मतलब उनके माता पिता की जो था मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। लुट्टन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, माँ बाप के पीछे पीछे चलता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण मतलब होता है कि गाय और भैंस के थनों से मुंह लगा करके, गाय और जो भैंस होते हैं, गाय भैंसें होती हैं, उनके थनों से मुंह लगा करके जो मुंह की जो उनकी धार होती है वो सीधी उसके मुख में जाती थी। मतलब मुख उस जो उनकी धारा जो है किसकी थनों से जो धारा निकलती है वो गरम जो थी, ठीक, उसके जो मुख में जाती थी उसे कहते हैं धारोष्ण दूध पीता। मतलब गाय और भैंसों के थनों से जो दूध निकलता है उसको सीधे उसके मुंह में जाता था, तो वो उसको कहते हैं धारोष्ण दूध पीता। ठीक है, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया जाता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धूल लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। मतलब जब उसकी सास को भी बहुत तंग करते थे तो लुट्टन के सिर पर ये भूत सवार हो गया कि पहलवान बनेंगे और इनसे हम बदला लेंगे। तो नियमित कसरत में किशोरावस्था में ही उसके सीने और उसकी बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैला करके पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था, वह कुश्ती भी लड़ा करता था और पहलवान भी था। कहते हैं जब उसकी सास को सब लोग बहुत चिढ़ाते थे तो वो क्या करता था, अपनी सास से जो चिढ़ाने का उसने बदला लेने के लिए उसने पहलवान मतलब वो बन गया। जब पहलवान बना तो मतलब छोटी उम्र में ही वो
खूब कसरत किया करता था, तो छोटी उम्र में ही वो पहलवान जैसा दिखने लग गया। वह 45 डिग्री तक पीछे तक दोनों बाहों को घुमा लेता और दोनों मतलब बाहों को घुमा करके उसने सुडौल और मानसर बना लिया और पहलवानों की और वो हाथ पीछे की ओर फैला करके जैसे पहलवान चलते हैं वो पहलवानों की तरह वो चलने लगा। और वह क्या करता था, वह कुश्ती भी लड़ा करता था। अब मतलब कहते हैं कि लुट्टन जो मतलब मेन बात है कि लुट्टन जो था अपने क्षेत्र का एक नामी पहलवान था। वह कितने वर्ष का था? वह 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता स्वर्ग से बाहर गए। उसकी शादी हो चुकी थी और सास ने ही उसे पाल पोस करके बड़ा कर दिया था। ठीक है ना। वह गाय चराता, कसरत करता और उसका शरीर जो था कैसा हो गया, सुडौल और गठीला बन गया और वह क्या करने लगा, वह कुश्ती भी करने लगा। तो एक बार वह दंगल देखने के लिए श्यामनगर गया। एक बार वह दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दी। मतलब उसने क्या किया, शेर के बच्चे को उसने दंगल में ला करके चुनौती दे दी कि आओ हमसे लड़ो। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ में पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में वो आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग में सुंदरता टपक पड़ती थी, मतलब वो बहुत ही सुंदर था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ करके उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। शेर के बच्चे की प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के दो मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब और किरकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। कहते हैं देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना में ही घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ा करता था। बीच बीच में जोर जोर से दहाड़ता था, जैसे शेर दहाड़ता है, कि मतलब क्या है कि लोग उससे डर जाए। तो वैसे चांद सिंह जो था मतलब दहाड़ता रहता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दी। जब वो आपस में इतनी बातचीत हो रही थी तो इतने में क्या हुआ कि राजा सिंह जब उनको अपने महल में रखने की बात कर रहे थे, उसी समय लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, चुनौती स्वीकार कर दी उसकी। और सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कराया। पहले तो वो उससे मुस्कुराने लगा कि हमसे जीत तो पाएगा नहीं और ये हमसे लड़ने को आया है। तो वह मैं क्या करा, वह मुस्कुराने लगा और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। पहले तो मुस्कुराया और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में हलचल मच गई। जितने दर्शक बैठे हुए थे शांत रूप से देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसने उसको चुनौती दे दी है और वो जो था उसके ऊपर बाज की तरह टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मराइए, मरा और वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल करके निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख करके आओ। कहते हैं कि मतलब उन्होंने जब देखा कि लुट्टन ने वहाँ जाकर उसको चुनौती दे दी तो वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा साहब ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा लुट्टन तुम समझो, बात को समझो, तुम इससे जीत नहीं पाओगे। इस तरह से उसको बहुत समझाया और उसको क्या किया उन्होंने, समझाने के बाद जैसे छोटे बच्चे को कोई पैसे दे देता है ना, कि मतलब उसको समझाने के बाद में कि जाओ तुम, तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने
उसको 10 रुपये का नोट दिया और 10 रुपये का नोट देने के बाद में कहा कि जाओ मेला जाओ, तो मेरे बेटा इसे जा करके मेला दिखाओ। मतलब बच्चे को जैसे बहलाया जाता है वैसे उन्होंने उसको बहला दिया। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसे धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं तो जो मंत्री और जो मतलब उनके आसपास जो लोग थे वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में तो जान नहीं है, मतलब कोई मांसल शरीर भी नहीं है तुम्हारा, तो क्या है, तुम शेर के बच्चे से तुम लड़ने आए हो, शेर के बच्चे से तुम लड़ने आए हो, तो शेर के बच्चे से लड़ने आए हो। मतलब सरकार में इतना समझा रहे हैं कि जाओ जाओ बेटा, तुम जा कर के मेला दिखाओ। ये दुहाई हो सरकार की, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हो। वह हाथ जोड़ करके गिड़गड़ा रहा था। इस प्रकार से जो पहलवान जो था लुट्टन सिंह, वो राजा साहब से आज्ञा मांगता है और कहता है कि दुहाई हो सरकार की, आप मुझे जाने की यहाँ से आज्ञा दें। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। कोई कहता था उसे लड़ने दिया जाए और कोई कहता था ये टाइम फालतू में वेस्ट कर रहा है, तो उसे परेशान करने तो सब बंद हो गए। और लोग जो दर्शक थे वो परेशान होने लगे कि मतलब जो कुछ चल रहा था, मतलब पहलवानों की जो कुश्ती चल रही थी तो वो चलने दी। ठीक है, अब इसके बारे में बेटा अगले नेक्स्ट डे इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, गुड बाय।